हेलो डियर स्टूडेंट्स। कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन लोकतांत्रिक राजनीति में आज हम करने जा रहे हैं सेकंड लेसन संघवाद। इस अध्याय में हम जानेंगे संघवाद क्या है, संघवाद की परिभाषा क्या है और भारत में इसका क्या स्वरूप है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन संघवाद। शासन की वह व्यवस्था जिसमें किसी देश के अवयव इकाइयों और एक केंद्रीय शक्ति के बीच सत्ता की साझेदारी हो, उसे संघवाद कहते हैं। किसी भी संघीय व्यवस्था में सामान्य तौर पर सरकार के दो स्तर होते हैं। एक स्तर पर पूरे देश के लिए एक सरकार होती है और दूसरे स्तर पर राज्य की सरकारें होती हैं। इसमें केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय महत्व के कुछ चुनिंदा विषयों के लिए जिम्मेवार होती है। राज्य सरकार उस राज्य के रोजमर्रा के प्रशासन के लिए जिम्मेवार होती है। दोनों स्तर की सरकारें अपना शासन चलाने के मामले में एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। संघीय व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या हैं कि ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण हम जान सकते हैं कि संघीय व्यवस्था का प्रारूप क्या होता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था में दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। शासन के विभिन्न स्तरों द्वारा नागरिकों के एक ही समूह पर शासन किया जाता है। हर स्तर का अधिकार क्षेत्र अलग होता है। संविधान में सरकार के विभिन्न स्तरों के अधिकार क्षेत्रों के बारे में साफ साफ उल्लेख किया गया है। हर स्तर की सरकार का अस्तित्व और अधिकार क्षेत्र को संविधान से गारंटी मिली होती है। संविधान के मूलभूत प्रावधानों को बदलना सरकार के किसी भी स्तर द्वारा अकेले संभव नहीं होता है। यदि ऐसे किसी बदलाव की जरूरत होती है तो इसके लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। न्यायालय का यह अधिकार होता है कि वह संविधान का अर्थ निकाले और सरकार के विभिन्न स्तरों के कार्यों का व्याख्यान करे। जब कभी सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच अधिकारों को लेकर कोई मतभेद होता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का काम किसी अंपायर की तरह होता है। सरकार के हर स्तर के लिए वित्त के स्रोत का स्पष्ट विवरण दिया गया है। इससे विभिन्न स्तर के सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता है जो वो सुनिश्चित होती है। संघीय ढांचे के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य है देश की एकता को बल देना। दूसरा उद्देश्य है क्षेत्रीय विविधता को सम्मान देना। किसी भी आदर्श संघीय व्यवस्था के दो पहलू होते हैं। पारस्परिक विश्वास और साथ रहने पर सहमति। तो ये आदर्श जो संघीय व्यवस्था के दो पहलू होते हैं कि केंद्र और जो राज्य हैं उनमें आपस में विश्वास हो और वो एक साथ संघ के रूप में रहने पर उनमें आपस में सहमति हो। ये दोनों पहलू संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी के नियमों पर सहमति होना जरूरी होता है। विभिन्न स्तरों में परस्पर यह विश्वास भी होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे और एक दूसरे के अधिकार क्षेत्रों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। सत्ता का संतुलन किस प्रकार बनता है? अलग अलग संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता के संतुलन अलग अलग प्रकार के होते हैं और यह संतुलन है जो उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पर निर्भर करता है जिस पर उस संघ का निर्माण हुआ था। संघों के निर्माण के दो तरीके हैं जो निम्नलिखित रूप से हम जिनकी व्याख्या कर सकते हैं। सबको साथ लाकर संघ बनाना कि जो राज्य पहले से अस्तित्व में हैं उनको साथ में लाकर के संघ बनाना। इस प्रकार की व्यवस्था में स्वतंत्र राज्य स्वतः एक दूसरे से मिलकर एक संघ का निर्माण करते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वैसे राज्य अपनी स्वायत्तता बनाए रखने के साथ साथ अपनी सुरक्षा बढ़ाएंगे।
इस प्रकार की व्यवस्था में जो केंद्र की तुलना में राज्यों के पास अधिक शक्ति होती है, और इस प्रकार की संघीय व्यवस्था के जो उदाहरण हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं। दूसरा है सबको जोड़कर संघ बनाना। इस प्रकार की संघीय व्यवस्था में एक बहुत बड़ी विविधता वाले क्षेत्रों को एक साथ रखने के लिए सत्ता की साझेदारी होती है। इस प्रकार की व्यवस्था में राज्यों की तुलना में केंद्र है जो अधिक शक्तिशाली होता है। हो सकता है कुछ इकाइयों को अन्य के मुकाबले अधिक शक्ति मिली हुई हो। उदाहरण के लिए भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को धारा 370 के कारण अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक शक्ति मिली हुई थी। इस प्रकार की जो संघीय व्यवस्था है उसके उदाहरण हैं भारत, स्पेन, बेल्जियम आदि। तो अब हम बात करेंगे कि भारत में संघीय व्यवस्था का क्या स्वरूप है। हालांकि भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन भारतीय राष्ट्र का जो निर्माण है वो संघीय व्यवस्था पर ही हुआ था। भारत के संविधान में मूल रूप से 2 स्तर के शासन तंत्र का प्रावधान रखा गया था। एक स्तर पर केंद्रीय सरकार होती है जो भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरे स्तर पर राज्य सरकारें होती हैं जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं। बाद में इस व्यवस्था में एक तीसरे स्तर को जोड़ा गया जो पंचायत और नगरपालिका के रूप में है। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच जो विधायी अधिकार हैं उनको 3 सूचियों में बांटा गया है। जो विषय हैं उनको 3 विषयों में भी हम कह सकते हैं कि बांटा गया है। तो पहली सूची है संघ सूची। इस लिस्ट में राष्ट्रीय महत्व के विषय आते हैं। कुछ विषयों पर पूरे देश में एक जैसी नीति की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें संघ सूची में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। संघ सूची के जो कुछ विषय हैं वो हैं मुख्य रूप से देश की सुरक्षा, विदेश नीति, बैंकिंग, सूचना प्रसारण और मुद्रा आदि। दूसरी है राज्य सूची। जो विषय स्थानीय महत्व के होते हैं उन्हें राज्य सूची में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो राज्य के पास होता है। उदाहरण के लिए पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई आदि ये राज्य के विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें ही कानून बनाती हैं। तीसरी सूची जिसे हम कहते हैं समवर्ती सूची, वे विषय जो साझा महत्व के होते हैं इस सूची में आते हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जो केंद्र और राज्य दोनों के पास होता है। यदि केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए नियमों में टकराव की स्थिति पैदा हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया जो कानून है वही मान्य होता है। तो ये याद रखने वाली बात है। उदाहरण के लिए शिक्षा, वन, ट्रेड यूनियन, विवाह, दत्तक अभिग्रहण, उत्तराधिकार आदि जो विषय हैं वो समवर्ती सूची में रखे गए हैं। इन तीनों सूचियों के अलावा भी कुछ विषय बच जाते हैं या समय समय पर समय के अनुसार कुछ ऐसे विषय या ऐसे मुद्दे सामने आ जाते हैं कि उन विषयों पर कानून है या जो विधेय है वो कौन बनाएगा। इनको हम बची हुई सूची कह सकते हैं। तो वैसे विषय जो ऊपर दी गई किसी भी सूची में न हो उन्हें बचे हुए विषयों की सूची में रखा जाता है। ऐसे विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास होता है। विशेष दर्जा। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। इस राज्य का अपना एक अलग संविधान था। भारत के संविधान के कई प्रावधान इस राज्य में तब तक लागू नहीं किए जा सकते थे जब तक उन्हें जो राज्य की विधानसभा की अनुमति न मिले। और यदि कोई राज्य भारतीय इस राज्य का स्थायी नागरिक नहीं था तो वो इस राज्य में जमीन या मकान नहीं खरीद सकता था।
इस धारा को वर्तमान सरकार ने समाप्त करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया है। लेकिन अभी भी भारत के कुछ अन्य राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उनमें कुछ विशेष उनको अधिकार दिए गए हैं, चाहे वो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं, गुजरात हैं। तो इस प्रकार के जो राज्य हैं उनको विशेष दर्जा भी दिया जाता है संघीय शासन व्यवस्था में। केंद्र शासित प्रदेश भारतीय गणराज्य की कुछ इकाइयों का क्षेत्रफल इतना कम है कि उन्हें एक राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है, तो कुछ अन्य कारणों से इन्हें किसी अन्य राज्य में मिलाया भी नहीं जा सकता है। तो इन इकाइयों के पास बहुत ही कम शक्ति होती है, इसलिए हम इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। और ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के लिए केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार होते हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आदि, और अभी जो 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भारत में सत्ता की साझेदारी की यह प्रणाली हमारे संविधान की मूलभूत संरचना में है। इस प्रणाली को बदलना बहुत कठिन है, अकेले संसद द्वारा यह संभव नहीं है। इस प्रणाली में कोई भी बदलाव लाने के लिए पहले तो उसे संसद के दोनों स्तरों से 2/3 बहुमत से पास कराना होगा, और उसके बाद कम से कम आधे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उनसे सहमति लेनी होगी। भारत में संघीय व्यवस्था की सफलता के कारण क्या हैं? भाषाई राज्य की जो भारत के जो राज्य हैं, 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तो अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राज्य थे, जिन्हें जोड़कर पुनर्गठन करके ही भारत संघ बना था। तो भारत में भाषाई राज्य हैं, एक विशाल देश है भारत जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इसके अलावा यहाँ भौगोलिक, जातीय, सांस्कृतिक आदि विविधताएं भी हैं। कुछ राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर किया गया ताकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सकें। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र आदि। कुछ राज्यों का गठन है वो भूगोल, जातीयता, संस्कृति आदि के आधार पर हुआ है। उदाहरण के लिए नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड आदि। भाषा नीति। भारत के संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि हिंदी को आधिकारिक भाषा की मान्यता दी गई है जिसे राजभाषा कह देते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को नहीं दिया गया है। हिंदी केवल 40% लोगों की मातृभाषा है, इसलिए दूसरी भाषाओं की रक्षा करना अनिवार्य हो जाता है। इसके लिए कई प्रावधान बनाए गए। हिंदी के अलावा 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, तो कुल 22 भाषाओं को संविधान में स्थान दिया गया है। केंद्र और राज्य के रिश्ते। केंद्र और राज्य के बीच के रिश्तों के पुनर्गठन से हमारी संघीय व्यवस्था को और अधिक बल मिला है। भारत में भाषाई विविधता। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 1500 अलग अलग भाषाएं हैं। इन भाषाओं को कुछ मुख्य भाषाओं के समूह में रखा गया है। उदाहरण के लिए भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, भीली और कई अन्य भाषाओं को हिंदी के समूह में रखा गया है। विभिन्न भाषाओं के समूह बनाने के बाद भी भारत में 114 मुख्य भाषाएं हैं। इनमें से 22 भाषाओं को संविधान के 8वें अनुच्छेद में अनुसूचित भाषाओं की लिस्ट में रखा गया है। अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा कहा जाता है। इस तरह से भाषाओं के मामले में भारत है जो वो दुनिया का सबसे विविध देश है। यहाँ पर इतनी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी लिखी जाती हैं।
भारत में विकेंद्रीकरण। भारत एक विशाल देश है जहां दो स्तरों वाली सरकार से काम चलाना बहुत मुश्किल काम है। भारत के कुछ राज्य तो यूरोप के कई देशों से भी बड़े हैं। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश जो है वो रूस से भी बड़ा है। इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में बोली, खान पान और संस्कृति की विविधता देखने को मिलती है। कई स्थानीय मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका निपटारा स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकता है। स्थानीय सरकार के माध्यम से सरकारी तंत्र में लोगों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित होती है। इसलिए भारत में सरकार के एक तीसरे स्तर को बनाने की जरूरत महसूस हुई। तो 1992 में विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। संविधान में संशोधन किया गया ताकि लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक कुशल और शक्तिशाली बनाया जा सके। स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अब स्थानीय निकायों के नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो गया है। इन निकायों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए सदस्यों और पदाधिकारियों के सीट हैं जो रिजर्व होते हैं, आरक्षित होते हैं। सभी सीटों का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित होता है। पंचायत और म्युनिसिपल के चुनावों को सुचारू रूप से करवाने के लिए हर राज्य में एक स्वतंत्र राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। पंचायती राज। राज्य सरकारों को अपने राजस्व में से कुछ हिस्सा इन स्थानीय निकायों को देना होगा। यह हिस्सा अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है। ग्रामीण स्थानीय स्वशासी निकाय को आम भाषा में पंचायती राज कहते हैं। ग्राम पंचायत। हर गांव, कुछ राज्यों में गांवों का एक समूह में एक ग्राम पंचायत होती है। यह कई वार्ड सदस्य का एक समूह होता है। पंचायत के अध्यक्ष को सरपंच कहते हैं। पंचायत के सदस्यों का चुनाव उस पंचायत में रहने वाले वयस्कों द्वारा किया जाता है। वयस्क से हमारा यहाँ अभिप्राय है अब 18 वर्ष से अधिक आयु के स्त्री पुरुष जिन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त है। स्थानीय स्वशासी संरचना जिला के स्तर तक होती है। तो इसमें पहले पंचायत समिति, कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत समिति या प्रखंड या मंडल जिसे कहते हैं वो बनता है। और इस मंडल के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र की सभी पंचायतों के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जिला परिषद। एक जिले की जो सारी पंचायत समितियां हैं वो मिलकर जिला परिषद का निर्माण करती हैं। जिला परिषद के अधिकतर सदस्य चुनकर आते हैं। उस जिले के लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य और जिला स्तर के अन्य निकायों के कुछ अधिकारी भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का जो राजनीतिक मुखिया जिला परिषद का अध्यक्ष होता है। नगरपालिका। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी निकाय होते हैं। शहरों में नगरपालिका का गठन होता है। बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का गठन होता है। इसके जो सदस्य हैं वार्ड काउंसिलर जिसे एमसी भी कहते हैं कि वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। फिर ये सदस्य अपने चेयरमैन का चुनाव करते हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इसे मेयर कहा जाता है। अब कुछ शब्दावली इस अध्याय में है। एक तो गठबंधन सरकार की। गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। दूसरा है अधिकार क्षेत्र। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के अध्याय में इतना ही था।
आगे और अध्यायों की जानकारी हासिल करने के लिए जुड़े रहिए चैनल एक कदम के साथ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एक कदम। धन्यवाद।